Keep bags ready. I am planning a travel to Seychelles next month. We'll try if you can come with me. If you know swimming, then we could enjoy a sea bath in Seychelles and rest in the beach. I'm asking my tour operator to connect with Kanchan for all our tickets. Today you're looking awesome. You must learn different ways to plait your hair that will make you look interesting and appealing. Did you hear that Makara Kundala song I sent? You must hear the resonance of the iterations. I'm happy to see cheer on your face and absolutely from your heart. I did rejoice the time yesterday with you. The small things you did for yourself make you feel younger and more energetic. अरे यार, ये वैलेंटाइन डे बिलेटेड एपिसोड नहीं चल रहा है देशभक्त पे, और ये जो गुटर गुटर ये जो लव वी डवी कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हो, ये कोई टीनेज लव कपल्स बात नहीं कर रहे हैं. ये पार्ट है ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. ये पार्ट है ऑफ अनअर्थ ईमेल जो दिखाती है वन ऑफ द मोस्ट बिजार कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इन रीसेंट हिस्ट्री. देशभक्त के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एनएसई में एक बड़े स्कैम के बारे में जो कि कंट्रोल हो रहा था हिमालय में बैठे एक योगी जी से. इस स्टोरी में सेक्स है कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन ढेर सारा ड्रामा है, फरेब है, फकीरी है, कॉर्पोरेट क्राइम है, कवर अप है, पॉलिटिक्स है, धोखा है. तो देशभक्त के आज के एपिसोड में जानते हैं कौन है ये अजीब फकीर, ये हिमालय में बैठा हुआ योगी जो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा था, लोगों को ऊपर कर रहा था, नीचे कर रहा था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास कर रहा था. कितने हजारों करोड़ों का चूना लगा होगा और इधर का उधर इंफॉर्मेशन हुआ होगा. अभी तक सिर्फ हम लोग इस पे घुसे ही हैं, अभी तक पूरी डिटेल्स भी नहीं मालूम है. शुरुआत करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एनएसई चित्रा रामकृष्णा से. भाई ये एनएसई है क्या? देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है. 49 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे हैंडल करता है. डेली एवरेज टर्नओवर की बात करें तो 64,000 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन डेली टर्नओवर होता है. अब इसकी जो सीईओ है वो गाइडेंस ले रही है, वो एडवाइस ले रही है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रही है एक हिमालय में बैठे एक फकीर के साथ. तो इस स्टोरी में बहुत सारी फकीरी है. अभी सुनिए. अब ये जो फकीर है, ये जो योगी है, ये एक अननोन एम्प्लॉई, माने जिसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है, उसको एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से उठाता है जिसका नाम है आनंद सुब्रमण्यम. इसको हायर किया जाता है चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, सीएसओ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ये पोजीशन थी भी नहीं, ये पोजीशन उनके लिए बनाई गई. 1.68 करोड़ की सैलरी देकर एक अननोन पर्सन को एक अननोन पोजीशन पर बैठाया जाता है, जिसकी पहले सैलरी थी सिर्फ 15 लाख रुपए. चलिए, किसी के तो अच्छे दिन आए. उसके बाद ये हिमालय में बैठे योगी इस पोजीशन को, इस बंदे को सीएसओ से प्रमोट करते 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 गू बना देते हैं, माने ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना देते हैं. फिर इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कंपलसरी 5 डे वर्क वीक से. आप 3 दिन आइए, बाकी अपने मर्जी से आइए जाइए, कोई टेंशन नहीं है. माने वर्क फ्रॉम होम पॉपुलर होने से पहले ही वर्क फ्रॉम होम यहां चल रहा था. वो भी 4 करोड़ की सैलरी हो गई थी गू बनते बनते. खैर, लोगों का तो गू ही बनता रहता है. इसके बाद हमारी जो सीईओ है चित्राई, ये सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंजेस फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर 5 इयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, बिजनेस प्लान्स, एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग, कंसल्टेशन ओवर रेटिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सारी चीजें इस योगी जी के साथ शेयर कर रही हैं ईमेल पर बैठे बैठे. अब ये सारी चीजें जब सामने आई, क्योंकि 6 साल बाद एक लंबे प्रोब के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया माने सेबी ने ये सारे कंप्लेंट समझी, सुनी, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, और अब ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं. स्केलेटन्स आर टम्बलिंग आउट ऑफ द क्लोजेट. एक ऑर्डर भी पास किया गया है. रेगुलेटर ने चित्रा रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए, अरविंद सुब्रमण्यम पर 2 करोड़ रुपए फाइन लगाया. मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि इन लोगों के लिए जो कि करोड़ों में खेल रहे थे, ये बहुत छोटी सी अमाउंट है. इन लोगों का तो यही मन होगा कि भैया ये 2-4 करोड़ रुपए ले लो और इस मामले को रफा दफा करो, क्योंकि ये जो स्कैम है ये बहुत गहरा है. इससे अब सेबी कह रहा है कि ये जो एलिगेशंस हैं, अब ये एलिगेशंस तो गहरे हैं, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम वो योगी नहीं है. सवाल अब सब यही पूछ रहे हैं, सीबीआई भी यही पूछ रहा है कि भैया ये योगी, ये फकीर कौन है हिमालय में बैठा हुआ जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था. अब सेबी कह रहा है कि भैया देखिए, ये फॉर्मर गू माने ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर अरविंद जानता होगा ये फकीर कौन है, जानता होगा ये योगी कौन है, लेकिन खुद ये नहीं है. हम बताते अभी क्यों नहीं है. उधर चित्रा जी क्या कह रही हैं. अब देखिए,
कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतने साल के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें बाहर अब आ रही हैं। उनका कहना है देखिए मैंने कोई गलत कुछ काम नहीं किया, एंड आई कोट हर, एज वी नो सीनियर लीडर्स ऑफन सीक इनफॉर्मल काउंसिल फ्रॉम कोचेस, मेंटोर्स, अदर सीनियर्स इन द इंडस्ट्री इन ऑल प्योरली इनफॉर्मल नेचर। इन सिमिलर स्ट्रेन आई फेल्ट दैट दिस गाइडेंस वुड हेल्प मी परफॉर्म माई रोल बेटर। तो मैं एक अननोन योगी जी के साथ, फकीर के साथ बात कर रही थी, ईमेल पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही थी जिससे मैं अपना काम और अच्छे तरीके से कर सकूं। तो ये सारे जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे, ये योगी जी माने सिद्ध पुरुष वहां बैठे थे हिमालय में, वो कर रहे थे, वो करवा रहे थे। अब उनका यह भी कहना है कि ये जो योगी जी, इनको आप पकड़ नहीं सकते हो, इनका कोई फिजिकल पर्सोना है ही नहीं है, ये मटेरियलाइज करते हैं, डीमटेरियलाइज करते हैं, स्पिरिचुअल फोर्स है, हिमालय में रहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल फोर्स का ईमेल एड्रेस है, डिजिटल इंडिया है, स्पिरिचुअल फोर्स को भी ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, और ईमेल एड्रेस था rigyajurSama@outlook.com। और सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें तो ईमेल से हमें निकल ही रही हैं। कुछ हमने आपको ईमेल एक्सचेंजेस राइट इन द बिगिनिंग भी पढ़ाए थे, क्या वो कोडेड मैसेजेस थे या नहीं, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन बैक टू द मेन क्वेश्चन, कौन है ये फकीर, कौन है ये योगी? अब इसमें एनएसई कहता है कि भैया गंगाधर ही शक्तिमान है, क्योंकि रामकृष्णा, चित्रा रामकृष्ण को मैनिपुलेट किया गया था अकॉर्डिंग टू एनएसई, कि उनके सीईओ को, फॉर्मर सीईओ को मैनिपुलेट किया गया था बाय नन अदर देन अरविंद सुब्रमण्यम, क्योंकि वो एक तरफ उनका ट्रस्ट एंजॉय करते थे, बड़े क्लोज थे उनके साथ, और दूसरी तरफ ये योगी बनकर, मिस्टिक बनकर, ये फोर्स बनकर ऋग्यजुर्समा के ईमेल एड्रेस से उनको सारा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था, उन्हें हुडविंक किया जा रहा था। एनएससी ये बोल रहा है कि ईमेल, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है जो लिंक करती है सुब्रमण्यम को एज द योगी। इसके ऊपर ये देखिए फेथ कितना है कि ये अरविंद जी हर ईमेल में सीसी होते थे। मैंने बात हो रही है योगी जी से, लेकिन बड़ा ट्रस्ट है योगी जी को इन पर्सन पर भी। और देखिए तो योगी जी की कितनी कृपा है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं चित्रा जी को। देखिए अरविंद रामकृष्णन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, 5 डे वर्क से एग्जेम्प्ट है, हमें भी ऐसा कोई योगी मिल जाए, सारा एग्जेम्पशन हमें भी मिल जाए। एक और ईमेल में साफ साफ लिखा है, सोम माने द सीईओ जिसको रेफर किया जा रहा है, सोम, चित्रा जी को रेफर किया जा रहा है, सोम, इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पर्सन ऑन अर्थ देन कंचन इज द परफेक्ट फिट। माने कंचन, जिसको अरविंद, जिसको रेफर किया जाता है इस कंचन, कि मैं यही होता, तो इतना ज्यादा फेथ है इस पर्सन पर। इन्वेस्टिगेटर्स एक और वजह बोलते हैं कि शायद अरविंद ही योगी है, क्योंकि इनके बीच जो केमिस्ट्री थी ना, चित्रा और सुब्रमण्यम के बीच में, ऑफिस में भी ये केमिस्ट्री काफी ओपन थी, ये टॉपिक ऑफ वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस थी। तो इसी रिलेशनशिप को क्या किसी ने एक ईमेल एंगल दे दिया था, ये देखने वाली बात है। एनएससी इनसाइडर्स तो ये भी कहते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम और चित्रा जी बोथ एस्ट्रोलॉजी और ऑर्थोडॉक्स रिचुअल में काफी बिलीव करते थे, इस पर काफी बड़ा होल्ड था। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी, सीए आदमी, वेल टू डू आदमी भी इन सब चीजों पर कैसे विश्वास कर लेता है। और इतना कंट्रोल था अरविंद का चित्रा जी के ऊपर दैट दूसरे कोलीग्स के साथ बदतमीजी से बात कर दो, रफ शॉट कर दो, ओवरराइड कर दो, कुछ नहीं होता था। सीईओ कुछ नहीं बोलती थी। चित्रा जी ने तो ऐसी भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स भी ऑर्डर करा दिए थे जिससे अरविंद सुब्रमण्यम पर्क्स एंजॉय कर पाए, जो कि उनके जॉब में आती ही नहीं थी। फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल ले लीजिए, अकोमोडेशन और बिजनेस ट्रिप्स ले लीजिए, ये एलिजिबल नहीं थी, उन्होंने एलिजिबल करा दिया। ये भी दिखाती हैं ईमेल्स दैट सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम, वो क्लियर बेनिफिशियरी थे योगीज डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट देख लीजिए और पावर देख लीजिए। तो एक तरफ से तो मामला बहुत सही था कि भैया अरविंद जी ही प्रपोजल रखते थे चित्रा जी के पास, चित्रा जी रिफर करती थी योगी जी के पास, योगी जी अप्रूवल दे देते थे, और काम सबसे ज्यादा अरविंद सुब्रमण्यम का ही होता था। लेकिन स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। इतनी आसान भी स्टोरी नहीं है, क्योंकि इतने करोड़ों का खेल है और इतनी डीप है स्टोरी। तो दूसरा पक्ष यह भी है कि अरविंद खुद योगी नहीं है, हो सकता है अरविंद जानता हो योगी कौन है, और इसीलिए सभी कहती है कि अरविंद सुब्रमण्यम खुद वो योगी नहीं है, और इसकी भी कुछ लॉजिकल रीजंस है। चित्रा कहती है दैट वो गाइडेंस ले रही थी इस योगी से 20 साल से। अगर हम इस बात को सही माने तो सुब्रमण्यम तो इस रोल में सिर्फ कुछ ही साल के लिए रह चुका है, तो इतने और सालों से उनको कौन कंसल्ट कर रहा था, ये टाइमलाइन फिट नहीं होता है।
दूसरी चीज, जो जो लोगों ने ये ईमेल ट्रांजैक्शंस देखा है, ये सारी ईमेल्स देखी हैं, वो ये भी कहते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि चित्रा जी से काफी क्लोज थे, लेकिन उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इतनी नहीं थी। इस ईमेल में एक और ही बंदा बात कर रहा है जो अरविंद सुब्रमण्यम नहीं है। उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, उसके पास इंग्लिश नॉलेज है, उसके बात करने का सलीका बिल्कुल अलग है। टोन और टेरर ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा जो एनएसई में ही रह चुका है, जो बंदा फाइनेंशियल दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो इस ईमेल एड्रेस से बात कर रहा है, ना कि अरविंद सुब्रमण्यम जो खुद ही फाइनेंशियल दुनिया के बारे में उतना नहीं जानता था। और सबसे बड़ा इशू यह है कि अगर यही बंदा, अगर अरविंद सुब्रमण्यम ही योगी है, तो इतना लंबा पैतरा करने की जरूरत क्या थी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, काम करवाने के लिए। अगर अरविंद ऑलरेडी क्लोज थे चित्रा के साथ और उनकी सीनियोरिटी भी थी, तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है और ये जो सारी डायरेक्शंस है वो डायरेक्टली भी हो सकती थी। इतना घुमावदार ईमेल ट्रेल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक पेन ड्राइव लेके सारा इंफॉर्मेशन चित्रा जी से खुद ही निकाल सकते थे, इतना लंबा गो टू करने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं डीपर कंस्पिरेसी में। अगर अरविंद सुब्रमण्यम माने ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो फकीर नहीं थे जो हिमालय में बैठे हैं, वो योगी नहीं थे जो हिमालय में बैठे हैं, इसका मतलब है कि कोई और हाई रैंकिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल या फिर कोई प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में, माने कोई पुराना बंदा एनएसई का ही ये योगी बनकर सारा इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था और कठपुतली बनाकर सीईओ को हैंडल कर रहा था। अब ये सस्पिशन क्यों है? इस सस्पिशन के पीछे भी काफी वजह है। एनएसई को खुली छूट मिली हुई थी यूपीए के टाइम पे, कुछ भी कर लो, एनएसई पर कोई सवाल नहीं उठते थे। एमसीएक्स एप्लीकेशन लगा हुआ था इतने सालों से कि भैया वो अपना स्टॉक एक्सचेंज खोलेंगे, उसको डिले किया गया। बीएसई ने एक प्रपोजल रखा कि वो एक मेजॉरिटी स्टेक लेंगे इन कैंप्स, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सेबी ने उसको काट दिया उस प्रपोजल को। लेकिन उसी के बाद, ज्यादा टाइम के बाद नहीं, एनएसई वाज अलाउड टू बाय 45% स्टेक इन कैंप्स। भाई एक कंपनी, एक स्टॉक एक्सचेंज को आपने एक चीज के लिए मना किया, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज को आपने उसके लिए अलाउ कर दिया। लेकिन सबसे जो ब्रेजन एक्ट कहा जा रहा है वो ये है कि एनएसई ने कोलोकेशन फैसिलिटी दी अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को 2009 में, और सेबी ने इस पर कोई डिस्कशन तब तक की नहीं थी, अपने आप मन उठाकर उन्होंने ये फैसिलिटी दे दी। अब ये फैसिलिटी क्या है इसको भी समझना जरूरी है। को-लोकेशन फैसिलिटी क्या है और इससे स्कैम क्यों हुआ? को-लोकेशन फैसिलिटी का मतलब है कि एनएसई के प्रेमाइसेस पर उनके सर्वर्स के बगल में ही ये ट्रेडर्स अपने सर्वर्स लगा सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग और फास्ट हो जाए, सीमलेस हो जाए और फॉल्ट्स और डिले की और भी पॉसिबिलिटीज कम हो जाए। क्योंकि याद रखिए, जब आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब मिली सेकेंड्स का खेल होता है बिटवीन अ बाय एंड अ सेल। लेकिन जब यह प्रपोजल इतनी आनंद फानंद में अप्रूव कर दिया गया बाय एनएसई, बहुत लोगों ने इसमें खामियां निकाल ली, इसमें लूपहोल्स निकाल लिए और बिलियंस ऑफ रुपीस का इधर उधर हुआ है, माना जाता है बिटवीन 2010 एंड 2015। ये तो एक विसल ब्लोअर ने जब ईमेल करके ये सारी चीजें, गतिविधियों के बारे में बताया, तब सभी को इसके बारे में मालूम चला, जिसको बाद में कहा गया एल्गो ट्रेडिंग स्कैम। एनएसई का एल्गो ट्रेडिंग स्कैम या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्कैम। ये कैसे हुआ? संक्षिप्त देखिए, बहुत टेक्निकल है, लेकिन संक्षिप्त में अगर बताने की कोशिश करें तो अगर आपके सर्वर्स लगे हुए हैं एनएसई के प्रेमाइसेस पर और टीसीआईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, माने बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है इसमें, जो पहले लॉग इन करेगा वो पहले ट्रेड कर पाएगा। अब इनसाइडर्स की मदद से लोगों को समझ में आया कि हर सर्वर एक टाइम पर स्विच ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन जो सर्वर सबसे पहले स्विच ऑन हो रहा है उस पर अगर आप लॉग इन कर पाएंगे तो आप ट्रेड सबसे पहले कर पाएंगे। तो इनसाइडर्स की मदद से कुछ ट्रेडर्स पहले लॉग इन करके पहले ट्रेड कर पा रहे थे, फास्टर ट्रेड कर पा रहे थे। उसके बाद कुछ और ब्रोकर्स ने यह भी समझा कि कुछ जो सर्वर्स हैं उस पर लोड कम है, कुछ सर्वर्स हैं जिस पे लोड ज्यादा है। अगर उनको मालूम है कि कौन से सर्वर पे लोड कम है तो उनका एल्गो ट्रेडिंग जल्दी हो जाएगा, उनका ट्रेड जल्दी लैच ऑन हो जाएगा, उनका मुनाफा ज्यादा हो जाएगा। शायद मुनाफा 10-50 रुपए का होगा, लेकिन जब आप लाखों शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं और सालों से ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा मुनाफा या घाटा हो सकता है। जब यह बात आगे आई तो इसको पैच किया गया, इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्लेयर्स भी तो स्मार्ट हैं, उन्होंने दूसरा तरीका निकाल लिया। जब लोड बैलेंसर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई कि हर सर्वर में इक्वल लोड होगा तो कोई एडवांटेज नहीं ले पाएगा, लेस लोड सर्वर वर्सेस मोर लोड सर्वर, लेकिन एनएसई के पास बैकअप सर्वर्स भी थे, वही को लोकेशन एरियाज में।
और वो बैकअप सर्वर्स तब इस्तेमाल होने थे जब मेन सर्वर्स में कोई प्रॉब्लम हो या मेन सर्वर क्रैश कर जाए। फिर से इनसाइड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये बैकअप सर्वर से ट्रेड किया गया और जल्दी एल्गोरिथमिक ट्रेड हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड हुआ। तो एनएसई ने क्या किया इसके बारे में? कहा जाता है कि सम ब्रोकर्स, उनको अप्रोच किया गया, उनको बताया गया, उनको वार्निंग दिया गया, कुछ ने रोका और कुछ ने नहीं रोका और ये स्कैम चलता रहा, लोग पैसे कमाते रहे। इसके वजह से इन पर सवाल उठने लगे, चित्रा रामकृष्ण पर सवाल उठने लगे, अरविंद सुब्रमण्यम पर सवाल उठने लगे। तो एक तो थे कि इम्प्रोप्राइटी तो ऑलरेडी चल ही रही थी, अपनी सैलरीज, अपना टाइमिंग डिसाइड हो रहा था, लोगों के साथ बदतमीजी हो रही थी, और दूसरा ये फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा था उनके लीडरशिप के अंडर जब उन्होंने कुछ नहीं किया। चित्रा रामकृष्ण को एक टाइम पर बहुत सेलिब्रेट किया जाता था, द फर्स्ट वुमन टू हेड एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। वो वेटरन थी इस इंडस्ट्री में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अमंग्स द ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। अर्ली 1990s में एनएसई की शुरुआत उन्होंने की थी, जब एनएसई कुछ था ही नहीं, और बीएसई या उस समय जो कहा जाता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका राइवल बना एनएसई। और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर वो एनएसई की बनी 2009 में, प्रोमोटेड टू सीईओ इन 2013, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और करियर की शुरुआत उन्होंने की थी असिस्टेंट मैनेजर इन चार्ज ऑफ कैपिटल मार्केट्स एट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई। अब ये इंटरेस्टिंग है, 1988 में वो एक टीम की पार्ट थी जिन्होंने सेबी की रूल बुक लिखी, वही सेबी जो आज उन पर एक्शन ले रहा है। तो उनको मालूम था एग्जैक्टली उनकी कौन सी एक्शन सेबी से क्या रिपरकशन हो सकता है। तो उनको फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से मालूम था और उसी को वो बीट कर रही थी इतने सालों तक। ये इन्वेस्टिगेशन पिछले 6 सालों से चल रही है। उन्होंने 2016 में अपने पद से इस्तीफा दिया था, साइटिंग पर्सनल रीजंस, जबकि सबको मालूम था, एनएसई को भी मालूम था दैट फाइनेंशियल इश्यूज हो चुके थे एंड मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस इशू भी हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद 23 करोड़ रुपीस टोटल रेम्यूनरेशन फॉर द लास्ट 8 months ऑफ अ टेन्योर, जाते जाते भी 20-25 करोड़ रुपए वो लेकर गई। इसीलिए मैं हंस रहा था इनिशियली कि 2 से 3 करोड़ रुपए अगर फाइन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए एनएसई के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं कि एनएसई ने चित्रा रामकृष्ण को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? कोई एक्शन, कोई पेनल्टी उस समय नहीं। हैरानी की बात तो यह भी है दैट देश का सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है वो उनका लैपटॉप भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एज ई वेस्ट। उसमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिल सकता था, आईपी एड्रेस मिल सकता था ये मिस्टीरियस गुरु के बारे में, लेकिन वो लैपटॉप भी खत्म कर दिया गया। सेबी के अपने गाइडलाइंस के खिलाफ गए। बोर्ड ने कहा अरे हम आपको एक्सेस लीव एनकैशमेंट देंगे क्योंकि आपका स्टर्लिंग कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स एनएसई's ग्रोथ। ये भी विदाउट रेगुलेटरी अप्रूवल उनको ज्यादा पैसे करके भी उनको घर रवाना कर दिया गया। अब जाके आईटी डिपार्टमेंट, सीबीआई सब स्कैनिंग कर रही है, डिजिटल रिकॉर्ड्स देख रही है, कह रही है कि टैक्स इवेजन भी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सर्चेस हो रहे हैं चित्रा रामकृष्णन के यहां। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, टैक्स इवेजन, और ये योगी कौन है। सीबीआई भी अब पूछताछ कर रही है अरविंद से, पूछने के लिए, पता लगाने के लिए कि ये योगी कौन है। वो योगी जिसके साथ वो कम्युनिकेशन लास्ट मोमेंट तक रख रही थी, जब उनके ऊपर केस भी बन रहा था 2016 पे, जब उन पर नोटिस आ रहा था, तब भी वो इस गुरु, इस योगी के साथ कम्युनिकेशन रख रही थी। सितंबर 25, 2016 का एक ईमेल है, स्वामी वी आर स्टिल इन प्रिपरेशन ऑफ द ब्रीफिंग नोट रिगार्डिंग द कंप्लेंट, हाउएवर एटलीस्ट द प्राइमा फेसी रिस्पॉन्स टू एलिगेशंस have been prepared. I am placing the same for thy guidance and directions. I shall send the cover note as soon as I have received it once again, my lord. तो इस बात से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद वो जेन्युइनली एक योगी में विश्वास कर रही थी कि ये कोई कवर नहीं था, उनको एक्चुअली कोई बैठ के मूर्ख बना रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक सीईओ, और वो भी एनएसई की सीईओ, इतनी गलेबल है कि लोगों का इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविडेंड सिनारियो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ये सारी चीजें एक थर्ड पार्टी के साथ आप शेयर कर रहे हो, वो भी ईमेल पर। शुरुआत की थी ईमेल से, एंड भी हम ईमेल पर ही करते हैं कि क्या ये ईमेल इतने इनोसेंट हैं, लवी डवी हैं, या इनमें भी कोई कोड लैंग्वेज चल रहा था? क्योंकि एक ईमेल पे उनको कहा जाता है कि हांगकांग के थ्रू आप सेशेल्स आइए। 2014 से ही डायरेक्ट फ्लाइट थे,
लेकिन आपने डायरेक्ट फ्लाइट की बात नहीं की, आपने दुबई एंड श्रीलंका वाले फ्लाइट्स की बात नहीं की, दैट वर द ओनली ट्रांजिट पॉइंट्स फॉर सेशल्स, बट आप कह रहे हो कि आप हांगकांग होकर आओ और सिंगापुर होकर आओ। 10 घंटे की जर्नी, 4 घंटे की जर्नी को आप 10 घंटे की क्यों बना रहे हो? क्या वहां कुछ होने वाला था? इसमें इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे हैं। एक ईमेल में कहा जाता है, चित्रा आप अपने 2 बच्चों के साथ आइए। चित्रा कहती है एक ही डॉटर है, तो ये 2 बच्चे कौन है? क्या ये कोई कोड लैंग्वेज चल रहा था? ये भी इन्वेस्टिगेटर्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस स्टोरी का अंत कैसे होगा हमें नहीं मालूम, जेल कौन जाएगा हमें नहीं मालूम है, सारा फ्रॉड सामने आएगा कि नहीं हमें नहीं मालूम है, इसमें कोई फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई इन्वॉल्व था कि नहीं हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज तो मालूम है, चाहे सेबी हो चाहे एनएसई हो, बड़े बड़े लोग भी ऐसे स्कैम्स ना बाहर आने देना, साहब लेपा तूपी में ही पड़े रहते हैं। सेबी 2016 से बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन बैठी रही, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलती रही। यही काम सीबीआई, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ईडी, आईटी फॉर इन्वेस्टिगेशन दिया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। धीरे धीरे काम चलता रहा। ये चीजें अब जाकर 6 साल बाद बाहर आ रही हैं, जब बहुत सारा एविडेंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता तो शायद एक वार्निंग होता, ये जो रोग मैनेजर्स हैं उनके खिलाफ एक वार्निंग होता कि आप इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, आप लोगों के पैसे के साथ, आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक केस जो क्रिमिनल था उसको आपने एक सिविल ऑफेंस बना दिया है, उसकी सीरियसनेस ही कम कर दी है, और इससे दूसरे लोग हैं ना वो इम्बोल्डन होंगे, ये चित्रा टाइप फ्रॉड करने के लिए फिर से इम्बोल्डन होंगे। एक कंपनी की इंटेग्रिटी, हमारे देश के स्टॉक मार्केट की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो इस थ्रिलर स्टोरी में अगर और कोई डेवलपमेंट हो जरूर बताएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हो सकता है कि सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन होगा, थोड़े से फर्जी रेड होंगे, थोड़े से सवाल पूछे जाएंगे, 2-3 करोड़ की फाइन लगाई जाएगी, और हिमालय में बैठा वो योगी वो डिजिटल दुनिया में ही गायब हो जाएगा, वो कभी एक्चुअल रियल लाइफ में प्रकट नहीं होगा। यही है आज का सत्य।